एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि प्रिंस लिन अपने एंसेस्टर का बात मानते हुए उस जगह पर चला गया होता है जहां पर उसका एंसेस्टर का बॉडी रखा गया होता है। उस जगह पर पहुंचकर लिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसके सामने एक बहुत ही बड़ा दरवाजा होता है जिससे वो खोलने तो जाता है लेकिन वो उसे खोल नहीं पाता है। ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है कि खुल क्यों नहीं रहा है। उसका एंसेस्टर बताता है कि मुझे डर था कि किसी और को मेरा बॉडी ना मिल जाए, इसलिए मैं इस दरवाजे पर एक डिफेंसिव फॉर्मेशन लगा दिया था। ऑर्डिनरी लोग इसे खोल नहीं सकते हैं लेकिन मैं एक मंत्र बोलता हूँ, तुम्हें बस उसे दोहराना है तो ये दरवाजा अपने आप ही खुल जाएगा। इसके बाद अगले सीन में थियान्दो एकेडमी को दिखाते हैं जहां पर उनके दो चीफ डिसाइपल को दिखाते हैं। मेल चीफ डिसाइपल का नाम गु थियांसु होता है और फीमेल चीफ डिसाइपल का नाम फेंग रोशु होता है। जहां पर गु थियांसु उससे कहते हैं कि फाइनली थियान्दो एकेडमी रीओपन हो रहा है और अब हम लोग पूरा दुनिया के ब्यूटी को एक साथ एंजॉय कर पाएंगे। फेंग कहती है कि उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि अब हम दुनिया के सभी जीनियसेस को एक्सपीरियंस कर पाएंगे और उनका पावर को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। गु थियांसु काफी ज्यादा प्राउड के साथ बोल रहे होते हैं कि जब भी थियान्दो एकेडमी रीओपन होता है हम मॉन्स्टर को प्रोड्यूस करते हैं। अब तो मुझे शक है कि पूरे ईस्टर्न वाइल्डरनेस में हम ही सबसे ताकतवर होंगे, या फिर मैं ये बोलूँ कि पूरे कॉन्टिनेंट में ही हम ही लोग सबसे ताकतवर होंगे। और तुम्हें भी पता चल ही गया होगा कि एक गधा सन ऑफ गॉड मेंग चुआन के द्वारा बहुत ही बुरी तरह से पिट गया था। फैंग कहती है हाँ आप सही बोल रहे हैं, हम लोग हजारों सालों से गेट के अंदर में थे और अब हमारे स्ट्रेंथ तो थियान्दो एकेडमी का फर्स्ट जनरेशन के जीनियसेस को भी सरपास कर गया होगा। इस बर्थ के बाद मुझे पूरा यकीन है कि हम दोनों अपने जनरेशन के इनविंसिबल बन जाएंगे। तभी गु थियांसु उसका हाथ पकड़ लेता है जिससे वो थोड़ी सी शर्मा जाती है। वहीं पर वो आगे कहते हैं कि जब सूलिंग पैलेस अपीयर होगा तब हम होली स्पिरिट को ऑब्टेन करके सभी रेसेस के जीनियसेस को हरा देंगे और उसके बाद हम दोनों कपल बन जाएंगे। ये कैसा रहेगा? ये सुनकर वो शर्माते हुए कुछ कह ही नहीं पाती है। तभी गु थियांसु उससे कहते हैं कि हम दोनों थियान्दो एकेडमी के इस जनरेशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीफ डिसाइपल है और हम लोग परफेक्ट मैच है, हमारा मैच मेड इन हेवन है। तुमको इसको लेकर ज्यादा साई होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे मुंह से ये प्रॉमिस सुनना चाहता हूँ। ये सब सुनकर फैंग उसके लिए प्रॉमिस कर देती है। ये सुनकर गु थियांसु उसका हाथ जेंटली पकड़ते हुए कहते हैं कि आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैं गु थियांसु युवा के एम्परर का जैसा हार्टलेस नहीं होऊंगा, मैं आखिरी सांस तक आपसे लॉयल रहूंगा। वो कहती है कि मैं आप पर विश्वास करती हूँ और मैं ये भी विश्वास करती हूँ कि आप अपने डेस्टिनी को फॉलो करके ग्रेट एम्परर के पाथ पर जाएंगे। आप ही सबसे क्वालिफाई और ताकतवर पर्सन को मैं देखी हूँ, आप जरूर ग्रेट एम्परर बनेंगे। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मेंग चुआन चिल्लाते हुए आ जाता है। उसे देखकर गु थियांसु पूछता है क्या हो गया है। मेंग चुआन बताता है कि मैं पिट गया। ये सुनकर वो पूछता है किसने तुम्हें पीट दिया। मेंग चुआन नाटक करते हुए कहने लगा होता है कि आप छोड़ दीजिए, मैं खुद ही हील करने के बाद जाकर बदला ले लूंगा। गु थियांसु जबरदस्ती करने लगता है, इसलिए वो बता देते हैं कि युवा वालों ने मुझे पीट दिया। ये सुनकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या युवा सेक्टर ने इस जनरेशन के सभी सन ऑफ गॉड तो वीकलिंग है ना, तुम ही तो एक सन ऑफ गॉड को पीट कर आए थे ना, लेकिन अब तुम इतना ज्यादा कैसे पिट गए हो। मेंग चुआन कहता है कि मैंने उन सभी लोगों को एक साथ आने के लिए बोला था लेकिन कौन जानता था कि वो सभी लोग सच में एक साथ आकर मुझे पीट देंगे। ये सुनकर उन लोगों को मुंह ही बंद हो जाता है और तभी मेंग चुआन वहां से जाते हुए कहते हैं कि वो लोग मार्शल आर्ट्स एथिक के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, अपना चोट को ठीक करने के बाद मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तभी गु थियांसु उससे रोकते हुए कहते हैं कि थियान्दो एकेडमी का गेट अभी अभी रीओपन ही हुआ है और तुम्हारा द्वारा किया जाने वाले एक एक मूव लोगों की नजरों में हमारे ओपिनियन को बदल सकता है, इसलिए मैं खुद ही एक्शन लूंगा और उन युवा के सेमलेस लोगों को सबक सिखा दूंगा। लेकिन फैंग उससे रोकते हुए कहते हैं कि सूलिंग पैलेस अपीयर होने ही वाला है, आपके लिए ये टाइम काफी ज्यादा क्रिटिकल है, इसलिए इस सिचुएशन को लाइटली मत लीजिए। अगर आप सूलिंग पैलेस के अपीयर होने के चांस को मिस कर देंगे तो जिंदगी पर अफसोस करते रह जाएंगे। गु थियांसु कहता है कि मैं समझता हूँ लेकिन अगर मैं नहीं जाऊंगा तो युवा वाले हमें कमजोर समझते रहेंगे। तभी फैंग खुद ही जाने के लिए कहती है। ये सुनकर वो कहता है कि तुम्हारे जाने से मैं रिलीव हूँ, लेकिन क्या होगा अगर तुम भी उसे मिस कर दिए तो। वो कहती है कि पूरे दुनिया से सिर्फ एक ही पर्सन ग्रेट एम्परर बन सकता है, मैं अपने पास्ट के एम्परर के रास्ते को फॉलो करके आपको ये चांस दे रही हूँ, मैं बस आशा करती हूँ कि हम लोग युवा के एम्परर वाले ट्रेजेडी को ना दोहरा दे। ये सुनकर वो फिर से उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैं युवा के एम्परर जैसा हार्टलेस नहीं होऊंगा। ये बोलने के बाद फैंग मेंग चुआन के साथ बदला लेने के लिए चली जाती है। इसके बाद अगले सीन में टेंपल ऑफ इमॉर्टैलिटी को दिखाते हैं जहाँ पर दोनों डीमन एंसेस्टर बैठे होते हैं और सभा में काफी सारे लोग जमा होते हैं। वहां पर सभी लोगों को मौजूद देखकर दोनों डीमन एंसेस्टर कहना शुरू करते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली थियान्दो एकेडमी द्वारा से रीअपियर हो गया है। वो लोग पिछली बार हमारे युवा के एम्परर को इंसल्ट किया था और उनके रेपुटेशन को भी बर्बाद करने का कोशिश किया था, जो कि एक अनफॉरगिवेबल क्राइम है और हम एम्परर के फॉलोवर होने के कारण हम युवा एम्परर के डिग्निटी को सेफगार्ड करना हमारा काम है। एम्परर को कोई भी ऑफेंड नहीं कर सकता है, इसलिए मेरा ऑर्डर पास करो। इस जनरेशन के युवा सेक्ट के जीनियस थियान्दो एकेडमी वाले को सप्रेस करेंगे और जो भी थियान्दो एकेडमी के लीडर को हरा देगा उससे हम गॉड किंग लेवल के पिल रिवॉर्ड के तौर पर देंगे। ये ऑर्डर इशू करने के बाद बाहर में युवा सेक्ट का बेल बजना स्टार्ट हो जाता है। उस बेल का आवाज सुनकर सभी लोग समझ जाते हैं कि सेक्ट कोई अनाउंसमेंट करने वाला है और थियान्दो एकेडमी को सप्रेस करके उनके लीडर को हराने वाला न्यूज अनाउंस कर दिया जाता है। और रिवॉर्ड के बारे में सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे हासिल करने का सपना देखने लगते हैं। लेकिन तभी एक बंदा सभी लोगों को रियलिटी में लाते हुए कहता है कि रिवॉर्ड चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम थियान्दो एकेडमी के जीनियस को हरा पाओगे? मैं तो सिर्फ सन ऑफ
गॉड पर ही भरोसा कर सकता हूँ। इसके बाद एक फ्लोटिंग आइलैंड को दिखाते हैं जहाँ पर से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लाइट निकलना स्टार्ट हो गया होता है। अचानक वो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि वो क्या हो रहा है, और तभी वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी का बारिश होने लगा होता है। ये देखकर वो सभी लोग समझ जाते हैं कि सेकंड सन ऑफ गॉड सर्कुलेशन से बाहर आ गया है। स्पिरिचुअल रेन फॉलिंग फ्रॉम हेवन सेकंड सन ऑफ गॉड का एक यूनिक एबिलिटी होता है। उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब सेकंड सन ऑफ गॉड का जन्म हुआ था तब 3 दिन और 3 रात तक स्पिरिचुअल रेन हुआ था, और उस स्पिरिचुअल रेन से लोगों को कल्टीवेशन ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। तभी उसके फ्लोटिंग आइलैंड को दिखाते हैं जहाँ पर से एक यूनिक तरह का रेनबो का विजन अपीयर हो गया होता है, और वो कोई भी आम रेनबो नहीं होता है क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा कलर होता है और वो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा होता है। उसे देखकर सभी लोग एक पल के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं, और तभी सेकंड सन ऑफ गॉड को दिखाते हैं जो कि फाइनली काफ़ी सालों के सर्कुलेशन से बाहर आ गया होता है, और बाहर आकर कहते हैं कि तियांदो एकेडमी वाले तैयार रहना। इसके दूसरे सीन में टेम्पल ऑफ इमॉर्टलिटी को दिखाते हैं जहाँ पर सेकंड सन ऑफ गॉड को देखकर उल्लू डिमन एंसेस्टर उससे पूछते हैं कि आप सेकंड सन ऑफ गॉड के बारे में क्या सोचते हैं। बकरा एंसेस्टर कहते हैं कि उसके पास एम्परर बनने का काफ़ी ज़्यादा चांस है, काफ़ी कम लोगों में वैसा विजन अपीयर करवाने का एबिलिटी होता है। सेकंड सन ऑफ गॉड चाहे किसी भी एरा में क्यों ना जन्म लिया होता, उसका एम्परर बनना तो तय होता। ये सुनकर उल्लू डिमन एंसेस्टर 18 सन ऑफ गॉड के बारे में पूछता है। वो कहता है कि अगर 18 सन ऑफ गॉड के पास उसका इनेट चाउटिक होली बॉडी होता तो वो सेकंड सन ऑफ गॉड से थोड़ा सा बेटर हो सकता था। लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि हालांकि 18 सन ऑफ गॉड के पास ग्रेट ब्लेसिंग है, लेकिन फिर भी उनमें जमीन आसमान का फर्क है। दूसरा कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि सेकंड सन ऑफ गॉड तियांदो एकेडमी वाले को सप्रेस कर दें। अगले सीन में सेकंड सन ऑफ गॉड को दिखाते हैं जहाँ पर वो जाने के लिए तैयार होने लगा होता है। इसके बाद फोर्थ सन ऑफ गॉड को दिखाते हैं जहाँ पर वो ये सब देखकर कहते हैं कि मेरा प्रोग्रेस काफ़ी धीरे धीरे हो रहा है और मेरा और 18 सन ऑफ गॉड के बीच का गैप बढ़ते ही जा रहा है। लगता है कि अब जी तोड़कर मेहनत करने का वक्त आ गया है। अगर मैं वो गॉड किंग लेवल के पिल जीत जाऊंगा तो उसका यूज करके मैं अपना कल्टीवेशन लेवल को और ज़्यादा बढ़ा लूंगा, और उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा और जवान भी हो जाऊंगा। ये सब बोलकर वो भी तियांदो एकेडमी वाले को चैलेंज करने के लिए चला जाता है। वहीं पर ये सब देखकर सभी लोग कहने लगे होते हैं कि काफ़ी सारे सन ऑफ गॉड चले गए हैं और मैं भी शो देखने जाना चाहता हूँ। वैसे भी वो लोग हमारे एम्परर को सिलेंडर किए थे और हमारे काफ़ी जनरेशन के जीनियस को भी सप्रेस किया था, इसलिए अब बदला लेने का वक्त आ गया है। ये बोलकर वो सभी लोग शो देखने के लिए जाने लगते हैं। इसके बाद अगले सीन में प्रिंस लिन को दिखाते हैं जो कि उस दरवाजे को खोल दिया होता है। उसे खुलता देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। ये देखकर उसका एंसेस्टर कहता है कि अब जल्दी से जाकर मेरे बॉडी का पावर को ऑब्जर्व कर लो, ऐसा करने पर तुम्हारा फिजिकल बॉडी का पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये सुनकर वो बिना दरवाजा बंद किए चला जाता है और उसके पीछे पीछे किंसु लोग आ रहे होते हैं और दरवाजा खुला देखकर खुश हो जाता है और वो लोग भी उसके अंदर चले जाते हैं। वहीं पर लिन को दिखाते हैं जो कि अंदर जाते हुए अपने आसपास के दीवार पर बने ड्राइंग को और एंशिएंट भाषा में लिखे हुए चीज़ों को देखकर अपने एंसेस्टर से पूछता है कि आखिर ये कौन सा जगह है, ये इतना ज़्यादा अजीब क्यों लग रहा है। एंसेस्टर बताता है कि मुझे भी नहीं पता, इसके बारे में तियांदो एकेडमी के बुक में लिखा होगा। इस जगह के बारे में उस किताब में जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, और हालांकि ये जगह तियांदो एकेडमी का है, लेकिन मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि वो लोग भी इस जगह के बारे में नहीं जानते होंगे, इसलिए मैं इस जगह को अपने बॉडी को छुपाने के लिए चुना था। ये सुनकर लिन थोड़ा सा चौंकते हुए पूछता है कि आखिर तियांदो एकेडमी का ओरिजिन क्या है। हालांकि वो लोग अभी तक एक भी ग्रेट एम्परर को प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी उनके डिसाइपल ईस्टर्न वाइल्डरनेस के टॉप जीनियसेस में से एक बन जाते हैं। ये सुनकर एंसेस्टर बताना स्टार्ट करता है कि ऐसा कहा जाता है कि तियांदो एकेडमी हेवन से आए हुए किताब के कारण स्टेबलाइज किया गया था। उस किताब को एक टीचर लेकर लोगों को सिखाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन लेजेंड ये कहते हैं कि उस टीचर को कल्टीवेट करना आता ही नहीं था, और एक दिन अचानक वो उस किताब से इनलाइट होने के बाद चींटी से ड्रैगन बन गया था, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल में पहुंच गया था। उसके बाद सभी लोग समझ गए कि अगर तुम उस हेवनली बुक को समझ जाओगे तो तुम भी सुप्रीम पाथ को अचीव कर लोगे। उसके आगे की कहानी को 12 सन ऑफ गॉड कंटिन्यू करते हुए कहता है कि और उसके बाद उस टीचर के डिसाइपल ने इस तियांदो एकेडमी को स्टेबलाइज कर दिया था, और उसके बाद वो टीचर इस कॉन्टिनेंट को छोड़कर चला गया और अभी तक दोबारा अपीयर नहीं हुआ है। इतना सुनकर किंसु उससे उस हेवनली बुक के बारे में पूछता है। 12th बताते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि वो एक सूलिंग हॉल नाम के पैलेस में रखा गया है, और जितना बार भी तियांदो एकेडमी का गेट दोबारा से रीओपन होता है, सूलिंग हॉल के गेट को भी ओपन किया जाता है, और एकेडमी के सबसे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट को वो हेवनली बुक पढ़ने के लिए दिया जाता है और उसका ब्लेसिंग भी उसे मिलता है। इसके बाद लिन को दिखाते हैं जो कि फाइनली अपने एंसेस्टर का बॉडी के पास पहुंच गया होता है, और उसके सामने ड्रैगन एलिफेंट वाला उसके एंसेस्टर का बॉडी होता है जो कि साइज में बहुत ही बड़ा होता है। उतना बड़ा साइज देखकर लिन काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि इतना बड़ा बॉडी होने के बाद तो आपके पास तो फिजिकल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होगा ना, लेकिन आप फिर भी युवा के एम्परर से हार कैसे गए थे। वो कहते हैं कि युवा के एम्परर की स्ट्रेंथ तो सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, लेकिन उसका टेरर उसका पावर में नहीं है। ये सुनकर लिन पूछता तो किस में है। वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होकर कहने लगा होता है कि उसका टेरर तो उसका सेमलेसनेस में है।
ये सुनकर लिन का मुंह ही बंद हो जाता है और तभी लिन का नज़र वहाँ पर रखा हुआ वर्डलेस स्टील प्लेट पर चली जाती है। उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश और काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और उसके चौंकने के साथ ही यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो इस वीडियो में 200 कमेंट का टारगेट रखता हूँ, देखते हैं कि आप लोग पूरा कर पाते हैं या फिर नहीं। तो मिलता हूँ अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।